हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल सब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिसर्च में से सैम्पलिंग। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। सैम्पलिंग स्टूडेंट्स किसी भी रिसर्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले रिसर्चर को उसके सैम्पल के ऊपर बहुत ही ध्यान देना होता है। सैम्पल वो चीज़ है, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर वो अपनी रिसर्च को कंडक्ट करता है और अपना डाटा जो है उनसे कलेक्ट करता है। तो सैम्पलिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसर्चर के लिए। सैम्पलिंग जो है ये दो टाइप्स की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है इसमें चांसेस रहते हैं कि वो जो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो सैम्पल में है उसमें से हर एक मेंबर को इक्वल चांस मिले सिलेक्शन का। तो यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी यूज़ होता है ये वाला मेथड, और ये इसको ज़्यादा वैलिड चॉइस रिसर्चर की माना गया है। यहाँ पे 4 तरह की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रहती है ये इसमें से जो रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो टोटल उसका जो सैम्पल रहता है वहाँ से रैंडम कुछ भी इंडिविजुअल्स जो हैं उनको वो चूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए इसको रैंडम सैम्पलिंग जो है वो कहा जाता है। अब रैंडम सैम्पलिंग जो होती है इसमें इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें कम से कम नॉलेज यूज़ होती है और ये इसका डाटा जो है उसको एनालाइज करना ईजी रहता है। लो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है और रिसर्चर को ज़्यादातर अपनी एक्सपर्टीज़ इसमें नहीं देनी होती है और एरर का रिस्क रहता है, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो होती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में जो टारगेट पॉपुलेशन जो होती है रिसर्चर की उसमें से वो क्या करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद यूनिट्स बना लेते हैं और थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल्स में उनके ऊपर रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि ये यहाँ पे उनके पास डाटा जो होता है उनके सैम्पल का वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। कि जैसे कि अगर वो किसी एजेंसी के क्लाइंट्स के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करें, उनका सैम्पल वो है, या कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर, कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उनका डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है वहाँ पे उसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें कॉस्ट का ठीक ठीक कॉस्ट रहती है, ज़्यादा या कम खर्च नहीं होता है, इसमें ठीक ठीक रहता है इसका खर्चा। तो ये सिंपल रहता है सैम्पल को निकालना उसमें से, और साथ में वेरिफिकेशन के लिए ये भी ईजी रहता है। ओनली डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसको प्रॉपर सीक्वेंस में, ऑर्डर्स में इसको रखना पड़ता है। अब जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, नेक्स्ट हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ये टाइप है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो होती है इसमें जो रिसर्चर होता है उसके पास जो सैम्पल होता है उसको वो स्ट्रैटाज में या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। अब सब ग्रुप्स में जब वो डिवाइड करता है तो वहाँ से भी फिर वो उसको डिफरेंट कैटेगरीज के बेस के ऊपर उसको लेयर्स में डिवाइड करता है। जैसे कि जेंडर के बेस पे, रेस के बेस पे, सेक्स के बेस पे, रिलीजन के बेस पे उसको कैटेगरीज बनाता है छोटे छोटे, और सब ग्रुप्स में उनको जो है सैम्पलिंग को लेता है। या फिर वो किसी कॉलेजेस के बेसिस के ऊपर ले लेगा, लैंग्वेज के बेस के ऊपर ले लेगा, या सब्जेक्ट्स के बेस के ऊपर डिफरेंट स्ट्राटास बनाएगा, लेयर्स बनाएगा, और फिर वहाँ से अपना सैम्पल जो है उसको लेगा। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पे जितने भी ग्रुप रहते हैं वो सब ग्रुप्स के ऊपर वो काम करते हैं, और साथ में उसमें कंपेयर भी किया जाता है, ग्रुप्स के आपस में कंपैरिजन जो है वो भी होता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली रहता है और साथ में ही इंफॉर्मेशन जो है हर लेयर की जो है वो इंफॉर्मेशन उनको निकालनी पड़ती है। अब इसी तरह से क्लस्टर सैम्पलिंग जो होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग में जो टारगेट पॉपुलेशन होती है उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो मतलब यहाँ पे हम एक ज़्यादा बड़ा ग्रुप जो है वो उसको लिया जाता है, जो भी सैम्पल होता है उसको बड़े लार्ज ग्रुप में लिया जाता है। जैसे कि जोग्राफिकल बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन जो है उसको लिया जाता है, या क्लासेस ली जाती हैं स्कूल में। तो इस तरह से यहाँ पे सैम्पल जो है वो थोड़ा बड़ा रहता है। अब इसके क्लस्टर सैम्पलिंग के एडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पे ये बोथ क्लस्टर और पॉपुलेशन दोनों के लिए सेम रहती है इसकी,
और कास्ट जो है इसकी वो हाई है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और साथ में इसमें एरर की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पे सैंपल जो है वो बड़ा होता है। अब दूसरी टेक्निक सैम्पलिंग की वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है यहाँ पे रैंडमली नहीं चूज़ किया जाता किसी भी इंडिविजुअल को। यहाँ पे वो इंडिविजुअल जो है वो डेलिबरेटली यूज़ किया जाता है बाय द रिसर्चर। अब यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है ये ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर उसको रिसर्चर को देनी होती हैं, अपनी बड़े ध्यान से करनी होती हैं। और साथ में यहाँ पे उसको अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो ज़्यादा लगानी है। इसको लेस स्ट्रिंजेंट मेथड जो है वो भी कहा जाता है। और ये वाली जो टेक्निक है हमारी, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको कम पसंद करते हैं, रिसर्चर इसको लेना। ज़्यादा रिसर्चर की कोशिश ये रहती है कि वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से ही अपना सैंपल जो है वो चूज़ करें। अब जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है यहाँ पे इसकी भी 4 टाइप्स हैं: कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट या पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग रहती है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में रिसर्चर उस इंडिविजुअल को लेता है जिसको वो ईज़िली, जो उसके लिए ईज़िली एक्सेसिबल रहे, या जिसको चूज़ करने के लिए उसको कम खर्च हो, या जो उसको ईज़िली अवेलेबल मिले ताकि वो अपना डाटा जो है वो कलेक्ट कर सके। इसलिए इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग के लिए रिसर्चर जो है अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करता है ताकि उसका जो सैंपल है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल रहे। यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में इसको यूज़ किया जाता है। और इसके जो डाटा जो है वो स्टैटिक्स जो इसमें यूज़ की जाती है, वहाँ पे पॉपुलेशन छोटी होती है, यहाँ पे ये स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर कंडक्ट किया जाता है। और जो डाटा है वो भी क्लियर रहता है इसमें। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड ये सैम्पलिंग जो है वो रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होती है ये रिसर्चर के लिए थोड़ा हार्ड रहता है कि यहाँ पे रिसर्चर जो है वो खुद रिक्रूट करता है पार्टिसिपेंट्स को। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉस्टली भी रहता है और यहाँ पे सैम्पलिंग जो है वो बायस की भी संभावना इसमें रहती है। नेक्स्ट है हमारा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जो है ये नॉन रैंडम सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोटा में जो लार्ज पॉपुलेशन होती है उसको डिवाइड किया जाता है कोटाज में या स्ट्रेटाज में। तो फिर वहाँ से रिसर्चर जो है अपनी वो रिसर्च को कंडक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।